तुम्हें ऐड में लाना चाहिए भाई टीवी के। कह रहा नहीं नहीं। चलो जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। बात कह रहा है सब बेकार है। ठीक है जी, क्योंकि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया ऐसा। तो बस भाई बस, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, ठीक है। और हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट। लिखो भाई, चैप्टर का नाम लिखो गवर्नमेंट। ज्योति लिखो बेटा, गवर्नमेंट बजट। पहले लिख लिया। तो चैप्टर का नाम है भाई गवर्नमेंट बजट। अभ्या का भी बहुत बहुत स्वागत है बेटा। एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है बुक के अकॉर्डिंग? चैप्टर नंबर 10। तो ये चैप्टर नंबर 10 है जी हमारा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 10। तो बच्चों को आज मजा आ रहा होगा, स्क्रीन बढ़िया सी नजर आ रही होगी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट। और लेक्चर कौन सा है भाई इसका? लेक्चर नंबर भी डाल लो, लेक्चर नंबर 1। और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मजा ही आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। बिल्कुल। बारिश हो जाएगी, ठंड लग जाएगी तुम्हें, ठंड। गर्मी में किसका एहसास? ठंड का एहसास। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। एक बार सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो भाई, फटाफट अटेंडेंस मार्क कर दो। पानी बोतल लाया? ठीक। अभिजीत आ गया, प्रत्यक्ष, खुशी, और अभी, दीपांशु, पार्थ और ज्योति यहाँ पे बैठे हैं भाई। प्रत्यक्ष बड़ा जोश में आया था, आना बंद कर दिया इसने, क्या बात है? आज फोन आ गया भाई। हाँ बिल्कुल, खबरी हमारे साथ बैठे हैं, खबरी लाल हमारे पार्थ। चलो जी करें स्टार्ट, रेडी हो फिर? और कोई नहीं था इसके अलावा? अभिजीत कहाँ चला गया? अभिजीत है, प्रत्यक्ष है, खुशी है, और भी तो किसी बच्चे ने ज्वाइन किया था। अभ्या, अभ्या कहाँ चली गई? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 आता है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, सबसे पहला क्वेश्चन भाई। तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट बजट का क्या मीनिंग है भाई? हाँ जी, लिखो गवर्नमेंट बजट। अच्छा, बजट पता है क्या होता है? क्या होता है बजट? हाँ भाई, हाँ, किसकी कैपेसिटी? हाँ हाँ, अरे जैसे मान लो मुझे एक फ्लैट खरीदना है, तो भाई डीलर पहला क्वेश्चन ये बोलता है, सर आपका बजट कितना है? 20 लाख लगाओगे, 30 लगाओगे, 40 लगाओगे, 50 लगाओगे, कितने लगाओगे? ठीक है, तो सुनने हो गए उल्टा वाले। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आप अपना उसे बजट बताते हैं। जब आपको एसी खरीदना है तो भी आप बजट ही डिसाइड करेंगे। आगे बात समझ में? फ्रिज लेना है तो भी बजट डिसाइड होगा, कार खरीदनी है तो भी बजट डिसाइड होगा, लैपटॉप लेना है, कुछ भी आपको लेना है, बजट एक बार डिसाइड किया जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? आ रही है सर। यहाँ पे किसके बजट की बात कर रहे हैं? सरकारी बजट। यहाँ पे किसके बजट की बात कर रहे हैं भाई? सरकारी बजट, गवर्नमेंट का बजट, सरकार का बजट, मोदी जी का बजट। आजकल मोदी जी बैठे हैं ना भाई। तो सरकार का बजट क्या होगा? लिखो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है भाई? एक एनुअल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट। ये वर्ड याद करना है, की वर्ड है ये।
आगे लिखो, शोइंग आइटम्स वाइज, आइटम वाइज estimates of receipt, estimates of receipt and expenditure। तो एस्टिमेट किसका है भाई? रिसीप्ट का और एक्सपेंडिचर का, ड्यूरिंग फिजिकल ईयर, ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। तो क्या समझ में आया? हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया? गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब पूरे साल की एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी। जो पूरे साल की स्टेटमेंट होगी उसके अंदर जो हम आइटम शो करेंगे वो एस्टिमेटेड होंगे, मतलब अनुमान होगा कि पूरे साल में सरकार के पास इतना पैसा आएगा। रिसीव का मतलब पैसा आएगा और सरकार का ये खर्चा होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर का मतलब 1 ईयर, फिजिकल ईयर का मतलब 1 साल। और ये 1 साल कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा भाई। 1 अप्रैल से ये साल स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? 31 मार्च को। तो इस पूरे 1 साल का क्या होगा? एनुअल बजट बनाया जाएगा। इस पूरे 1 साल का बजट तैयार किया जाएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि एस्टिमेटेड अनुमान है कि इतना पैसा हमारे पास आने वाला है और इतना हमारा खर्चा होने वाला है। तो याद हो गया क्या बोलना है आपको? गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है। नंबर 1 सबसे पहली बात, गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट। ये कीवर्ड्स है, एनुअल स्टेटमेंट है। दूसरा, ये क्या शो कर रहा है? आइटम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? आइटम शो कर रहा है। कौन सी आइटम शो कर रहा है? कि कितना पैसा आना है और कितना पैसा खर्च होना है। तो ये तीसरा हो गया आपका। और चौथा हो गया फिजिकल ईयर। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने कीवर्ड्स हैं? 4। एनुअल स्टेटमेंट, शोइंग द आइटम्स, आइटम्स, रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर और फिजिकल ईयर। तो government budget is an annual statement which is showing the items estimated of received and expenditure during a fiscal year। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। हाँ जी, इट इज क्लियर टू एवरीवन? शैल वी प्रोसीड? आगे बात करता है ऑब्जेक्टिव की, कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव इसने बताया है, पहला जो ऑब्जेक्टिव इसने बताया है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही करना। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और इसके अंदर 2 बातें बताइए। इसके अंदर 2 बातें भाई कौन कौन सी हैं? लिख लो। इसके अंदर 2 बातें कौन कौन सी हैं? पहला, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज।
सब्सिडीज नाम आपने सुना होगा। और दूसरा क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे दो चीजें इन्होंने बता दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब है इसका, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? अभी पढ़ो, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या लिखा हुआ। Reallocation of resources. So the monetary policy government aims to reallocate resources in accordance with the economic and social priorities of the country. Government can influence the allocation of resources through आगे। देखो ध्यान से, हमने गवर्नमेंट बजट समझ लिया। गवर्नमेंट बजट क्या है कि एक एनुअल स्टेटमेंट बनाई गई जिसके अंदर सरकार के पास कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा खर्च होने वाला है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, वो वहां पे शो किया गया है। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट के क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि अगले साल मुझे क्या करना है, एक एसी खरीदना है, अगले साल मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है, एक लैपटॉप परचेज करना है। तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया अगले साल का। उसी तरीके से सरकार भी अपना क्या बनाती है, ऑब्जेक्टिव बनाती है। दिस ऑब्जेक्टिव आर डायरेक्ट आउटकम ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट का क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये जो इसका डायरेक्टली आउटकम आएगा वो इकोनॉमी के अंदर नजर आएगा, सोशली आपको नजर आने वाला है कि सोशली गवर्नमेंट ने कुछ काम किया ही नहीं किया, जैसे फ्लाईओवर ये सब बनाए नहीं बनाए। और पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की। आपने देखा होगा जो भी पार्टी आती है वो अपना पूरा एजेंडा बताती है। जैसे आम आदमी पार्टी, उन्होंने बताया कि भाई बिजली का बिल जो होगा 200 यूनिट ये हो जाएगा, पानी ये हो जाएगा, नालियां बनेंगी, ये वो। देखो शाम बिहार देख लो आप, पहले डूबता था ना भाई, गली डूब जाती थी पानी से, लोग स्विमिंग करके जाते थे भाई साहब। तो अब वो डूबना बंद हो गया थोड़ा, है ना। और फेज 2 जो है वो हमारा ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे कह रहा है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को री एलोकेट किया जाएगा। रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, री एलोकेट किया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी बनाएगी जिसमें गवर्नमेंट का एम क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो जैसे आपके पास क्या है, 2 एसी है आपके पास, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप ये देख रहे हो इन 2 एसी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। आपके पास एक स्कूटी है, आपके पास एक कार है, आप ये देख रहे हो इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अरे यार घर के पास जो मार्केट है, स्कूटी से चले जाएंगे, कहीं दूर जाना है कार लेके जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, री एलोकेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का। हर साल सरकार बदलती है, तो जो नई सरकार आती है वो रिसोर्सेज को क्या करती है, री एलोकेट करती है कि अच्छा इस हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था सरकार को, कम पैसा लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो री एलोकेट करती है रिसोर्सेज को, और इन रिसोर्सेज को इस तरीके से री एलोकेट किया जाता है कि सरकार को क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सरकार को क्या हो भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और सोशल वेलफेयर हो। मतलब कि सोशल वेलफेयर समझते ही हो, पब्लिक का वेलफेयर हो। इससे देखो जैसे यहाँ पे शाम बिहार फेज 2 में पब्लिक वेलफेयर क्या हुआ है कि सर वो कूड़े वाली गाड़ी आ गई, तो थोड़ा सा स्वच्छ भारत, शौचालय बन गए भाई, ठीक है। और वो कुछ और भी बने शौचालय के साथ, वो छोटे छोटे क्लिनिक क्या है वो, हाँ मोहल्ला क्लिनिक, वो बन गए भाई। रोड अच्छी बन गई, पानी आ गई भाई, सप्लाई का पानी आ गया। तो पहले क्या होता, खारे पानी से नहाते थे, बुढ़े हो गए थे सब, अब दोबारा से जवानी आ गई है ना। ये जवानी, हाँ आ गई बात समझ में भाई। तो सरकार की यही प्योरिटी रहती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और पब्लिक का क्या होना चाहिए भाई, वेलफेयर होना चाहिए। स्कूल बने, स्कूल, अच्छा स्कूल को री एलोकेट किया गया नहीं किया गया। सरकारी स्कूल देखो भाई साहब, प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं, ठीक है, दिखाते भी है, एड में भी दिखाते हैं भाई, ठीक है ना। तो तुम्हारा प्राइवेट उनका सरकारी, देख लो तुम अब, ठीक। अब इसके अंदर 2 बातें, टैक्स कंसेशन। देखा होगा आपने, जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो टैक्स कंसेशन लेके आती है। टैक्स कंसेशन मतलब
धीरे धीरे टैक्स कम करती है कि हम लोगों से टैक्स कम लेंगे। टैक्स कम लेने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, आगे आएंगे कि हम भी टैक्स पे करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको लोन लेना है, बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा, क्यों, आप टैक्स भरते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो टैक्स कंसेशन का मतलब कि सरकार क्या करेगी, टैक्स कम करेगी। सरकार क्या करेगी, टैक्स कम करेगी। देखो आपके उसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है, गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब जो चीजें हार्मफुल है, लिक्वर है और लोग धुआं उड़ाते हैं बहुत पी पी के, नहीं उड़ाते, करण नहीं, तुम्हें थोड़ी ना बोल रहे, लोग उड़ाते हैं भाई, ठीक है। तो लोग पीते भी बहुत हैं और धुआं भी भाई बहुत उड़ाते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे भाई, ये जो हार्मफुल चीजें हैं जिनको कंजम्पशन किया जाता है जिन गुड्स का, सरकार इनका डिस्करेज करेगी। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, सरकार इन्हें बढ़ाती है, क्योंकि इन्हीं से सरकार चलती है। अल्कोहल से सरकार चलती है सर। कैसे सर, बेटा इससे टैक्स आता है, हैवी टैक्स है इसके ऊपर, ठीक है ना। और सरकार सब्सिडी भी देती है, किसान भाइयों को कहती है, किसान भाइयों ये फसलें उगाएं और हम तुम्हें क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। और फिर देख लो किसानों के साथ क्या होता है, तुम्हें पता ही है, ट्रैक्टर लेके निकल लेते हैं वो लोग, ठीक है भाई। और दूसरी तरफ डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए खुद भी सरकार क्या करती है, पब्लिक गुड्स की क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। पब्लिक गुड्स क्या हो गए भाई, एग्जाम्पल के लिए वाटर सप्लाई, यहाँ पानी बना लो, ठीक है, वाटर की सप्लाई हो गया। और क्या करती है भाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस। तो इस तरीके से सरकार और भी बहुत सारे काम करती है पब्लिक के लिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बॉक्स में भी लिखा हुआ है बहुत कुछ, आप पढ़ सकते हैं, आपका होमवर्क रहेगा जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो एक बार पढ़ के देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। प्रकाश जी, मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। समझ में नहीं आया, वॉइस मैसेज जा नहीं रहा है इससे। जब ये ऑनलाइन चल रहा होगा तो उस टाइम पे जाएगा नहीं क्या, वॉइस वाला नहीं चलता हैं? प्रकाश जी, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, नहीं जा रहा। आवाज नहीं सुनाता। चलो जी, समझ में आ गया, चलें आगे। भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, रिड्यूसिंग inequalities in income and wealth. inequality, reducing inequality in income and wealth। इनकम तो समझते ही हो, और वेल्थ समझते हो क्या होती है।
अरे वेल्थ क्या होती है ना, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास 5 घर है भाई, शाम यार में रह रहे हो, 5 घर हैं आपके पास, है ना, अमीरी। आपके पास गाड़ियां हैं भाई साहब, ज्यादा नहीं 5-6 गाड़ियां हैं, कौन कौन सी लैम्बोर्गिनी है तुम्हारे पास, ठीक है भाई। ज्यादा ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना, फरारी है, ये भी बड़ा ही है। छोटी छोटी ऑडी मर्सिडीज है तुम्हारे पास, टॉय वाली। ठीक है ना, जैसे मिवान खेलता है जिनसे भाई। तो ये हमारी वेल्थ में आता है। गोल्ड है तुम्हारे पास, पप्पी ले रही हो तुम, ठीक है ना, गोल्ड है तुम्हारे पास। इनकम तो तुम्हें पता ही है, अमीर हो तुम, मोटा पैसा है तुम्हारा, बोरी भर भर के पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है, पेटी भर भर के पैसा है तुम्हारे पास, कह रहा पेट में भी पैसे भरे हुए। इन इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी, मतलब अमीरी, ज्यादा अमीरी ना हो, उसको इनइक्वलिटी करना है। तो वो कैसे करती है सरकार? हाँ भाई पढ़ना जरा, क्या लिखा है, पढ़ो सारे बच्चे पढ़ो इसे, मनी मन पढ़ो, और तुम लाउडली पढ़ो। Economic inequality is an inherent part of every economic system. Government aims to reduce such inequalities of income and wealth. Through its budgetary policy, government aims to influence distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. देखो सीधी और सिंपल सी बात है, सरकार क्या कर रही है कि जो अमीर आदमी कौन है, रिच आदमी है, और दूसरी तरफ कौन है, गरीब, पुअर। तो भैया जो अमीर आदमी है, सरकार क्या कह रही है, ओए अमीर सुन ले, तुझे ज्यादा टैक्स पे करना है, तुझे टैक्स ज्यादा देना है भाई। तो अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, पुअर से या तो टैक्स ले ही नहीं रहे, या तो टैक्स ले ही नहीं रहे, और अगर ले रहे हैं तो बहुत कम है। मान लो इससे टैक्स ले रहे हैं 30% और इससे टैक्स ले रहे हैं 5%। अब देखो 100 रुपए कमाए, दोनों ने 100 रुपए कमाए, इसने 30 रुपए टैक्स दिया, कितना रह गया इसके पास, 70 रह गया बेचारे के पास। 70 रुपए क्या कर सकता है, अब ये खर्चा कर सकता है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। इसने 100 कमाए थे, 5 रुपए टैक्स लिया, ये 95 रुपीज खर्च कर सकता है। नो डाउट कि अमीर है, पर देखा जाए टैक्स ज्यादा लगा के जो इसकी कंजप्शन पावर थी वो कम कर दी। इसकी नो डाउट कि इसकी इनकम भी ज्यादा होगी, अभी तो मैंने दोनों की बराबर ली है, देखा जाए तो इसकी इनकम होगी 10 लाख और इसकी इनकम होगी मान लो 5 लाख, ठीक है भाई। तो अब आप देखोगे तो ये 30,000 टैक्स दे देगा, मोटा मोटा ऐसी बात कर रही है, 30,000 रुपए टैक्स दे देगा, और ये कितना टैक्स देगा, 5%। तो कितना आएगा इसका, 2,500 रुपए बस। तो 2,500 रुपए ज्यादा नहीं है, इससे 2,500 रुपए का टैक्स ले रहे हैं, ऐसी रफ कैलकुलेशन है हाँ ये, और इससे 30,000 रुपए का टैक्स ले रहे हैं। कहाँ 30,000, कहाँ 2,500। और अगर दोनों की बराबर, मतलब कि दोनों 5 लाख ही कमा रहे हैं, तो भी अगर आप देखोगे तो 30%। आगे बात समझ में, ज्यादा टैक्स ले रहे हैं भाई साहब, 15,000 टैक्स बैठेगा 5 लाख के ऊपर। अगर सर वो बराबर ही कमा रहे हैं तो बड़ी चीज नहीं खिलाएंगे। हाँ, चक्कर ये कि अगर वो बराबर ही कमाएंगे तो फिर अमीर कहाँ का। तो इसलिए रिच की इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, और टैक्स भी क्या है उससे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। वेरी वेरी गुड, अभी को समझ में आया। तो क्या जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखा जाए तो वो इक्वल नहीं है, देखा जाए तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। अमीर के पास ज्यादा पैसा है, पुअर के पास कम है। पर क्या रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी, क्या यहाँ पे टैक्स इम्पोज करने से जो इक्वलिटी थी वो इन इक्वलिटी रिड्यूस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, थोड़ी बहुत समानता आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। लिविंग स्टैंडर्ड, it will reduce the income of the rich and raise the standard of living of the poor। इससे क्या होगा, जो पुअर है उसका भी एक लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी इस पॉइंट को पढ़ लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। बाकी आपका होमवर्क रहेगा कि आप 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव और है, इसमें से आप बस 2 और कर लो,
5 ऑब्जेक्टिव और हैं, इसमें से आप लोग क्या करना, 2 ऑब्जेक्टिव और कर लेना। ठीक है जी, समझ में आ गया? एक बार पढ़ के देख लो सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे पढ़ के देख लो। जैसे तो ये बॉक्स है ये बॉक्स होमवर्क दे दिया ना भाई, जो पेज नंबर जी 10.2 का बॉक्स है वो आपके लिए होमवर्क है, समझ में आ जाएगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर, इसलिए मैंने 2 ऑब्जेक्टिव करा दिए। तो इतना बड़ा मैं 3 नंबर का हाँ, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। पर लिखना पूरा पड़ेगा 3 नंबर नहीं, अगर 3 नंबर का आते 3 पॉइंट लिख के आना, इतना ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक है। 3 नंबर में मेरे ख्याल से 3 से 4 पर लिखेंगे 40-60 वर्ड्स में लिखना होता है, वो बोर्ड गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतने वर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो भाई 100 से ऊपर चला जाएगा 2 पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कितने कंपोनेंट्स हैं भाई? 2 कंपोनेंट्स हैं, ऊपर हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो भाई बजट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं बजट के। बजट के 2 कंपोनेंट हैं, तो लिख लेना 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो बजट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ है रेवेन्यू बजट, और दूसरी तरफ क्या है भाई, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल। तो एक तरफ सरकार के पास क्या हो रहा है, पैसा, रेवेन्यू रिसीव्ड हो रही है, मतलब कि रेगुलर सरकार की इनकम हो रही है, और एक कैपिटल बजट है, मतलब कि जो सरकार के पास पैसा आएगा, जो सरकार के पास क्या होगा भाई, पैसा आएगा, वो कभी कभार आएगा, हमेशा नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो रेवेन्यू बजट अगर आप इसके अंदर देखोगे तो 2 बताएं, इसके अंदर सरकार ये बताएगी रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू क्या बोला, रिसीप्ट, कि सरकार के पास 1 साल के अंदर कितना पैसा आने वाला है, और दूसरी तरफ सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक तरफ सरकार के पास 1 साल में कितना पैसा आएगा, और दूसरी तरफ 1 साल में सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। अब समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीव्ड कितनी होगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैपिटल रिसीव्ड कितनी होगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो कैपिटल रिसीव्ड का मतलब क्या है कि भैया ये पैसा हमेशा नहीं आएगा, कभी कभार आता है ये पैसा, मतलब रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है। जैसे आप अपनी एक प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो सरकारी कंपनियां होती है नहीं होती हैं, तो सरकार अपनी कंपनियां डेली बेसिस पे थोड़ी ना बेचती है, कभी कभार बेचेगी। तो वो जो पैसा आएगा, सरकार मतलब सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई अपनी कंपनी बेच दे और उससे कोई पैसा आ जाए उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है ना। और वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, सरकार क्या कर रही है, फ्लाईओवर बना रही है, सरकार क्या कर रही है, फ्लाईओवर बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है। हॉस्पिटल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो सरकार जब बनाती है हॉस्पिटल की, सोच लिया भाई कि आने वाले 5 साल में 10 हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि अगली सरकार आएगी वो कहेगी जी हम 40 हॉस्पिटल और बनाने वाले हैं। पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा भी तो चाहिए उसके लिए, ठीक है जी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बजट के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप कहोगे 2 हैं। एक रेवेन्यू बजट होता है
और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या है? जिसमें रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होगी। कैपिटल का मतलब कभी कभार वो इनकम होने वाली है। ठीक, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है। हम डिटेल में आज की पूरी क्लास डिवोट करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर कैपिटल बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पूरा आधा घंटा फोकस रखें इसके ऊपर, रेवेन्यू बजट के ऊपर, आपको डिटेल में समझ में सारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला चार्ट बनाओ। हाँ मिश्रा जी, क्लास चल रही है ऑनलाइन ना। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ क्लास चल रही है ऑनलाइन, बस मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, वैसे आप बोल दो। ठीक, लक्ष्मी नगर में तो भाई कूद कूद के बच्चे आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि सर पढ़ाई जो होगी ना ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही पढ़ाई करनी है। हाँ कुछ बच्चे ले रहे हैं, मतलब वो कहानी अलग है। और पहले मेरी क्लास हो रही थी जहाँ पे कैपेसिटी 100 बच्चों की थी, मतलब कैपेसिटी 100 बच्चों की है मतलब बैठने की, पर वहाँ बैठाते कितने थे हम? 15-20 बच्चे, क्योंकि इतने ही अलाउड है, इससे ज़्यादा आप बैठा नहीं सकते। अब मेरे को 200 वाले बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिया, उसमें बैठेंगे कितने? 30, तो पता ही नहीं लगेगी। ये कहानी। ठीक है जी, चले आगे। अभिजीत आगे चले बेटा। चलो अभिजीत कह रहा है यस सर। तो हमें क्या पढ़ना है यार? रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट हमें पढ़नी है। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है? तो हेडिंग डालो रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है? तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं, लिखें रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट आर दोस revenue receipt are those receipt which neither create a liability and nor reduce any asset, comma if both the conditions are satisfied, then comma it is called रेवेन्यू रिसीप्ट। तो भाई रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? जो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट ना करे और जो आपकी एसेट्स को रिड्यूस ना करे। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो हमारी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, है और हमारी जो एसेट्स हैं वो भी रिड्यूस नहीं हो रही। तो ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना एसेट्स रिड्यूस हो रही है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट आर दोस रिसीप्ट व्हिच नाइदर क्रिएट द लायबिलिटीज, जिससे हमारी कोई लायबिलिटी देनदारी नहीं बढ़ रही और ना ही हमारी कोई एसेट कम हो रही है, ना ही हमारी कोई एसेट्स क्या है? कम हो रही है। देखो कैसे, अब आपको सर ये कैसे होगा? तो रेवेन्यू रिसीप्ट में दो रिसीप्ट आती हैं।
रेवेन्यू रिसीव्ड के अंदर कितनी रिसीव्ड आती है? 2। एक टैक्स रेवेन्यू आता है, लिख लो, एक टैक्स रेवेन्यू आता है इसके अंदर। मैं 100 नंबर के पेपर पढ़ाता हूँ, इसलिए भाई ये बहुत इजी है। और दूसरा जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो क्या बोल रहा है भाई? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है कि सरकार ने बोला हुआ है भाई कि आप लोगों को क्या करना है, ये हमने टैक्स बता दिया, ये हमने ड्यूटीज बता दी। जैसे ड्यूटी आपने सुना हुआ है कस्टम ड्यूटी, टैक्स आपने सुना हुआ है इनकम टैक्स, जीएसटी। तो सरकार ने बोल दिया मैकडी में जाओगे बर्गर खाने के लिए, डोमिनोज में जाओगे पिज्जा खाने के लिए, तो भैया क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाओगे, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जहां तुम लाइफ के मजे लोगे वहां तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब टैक्स दोगे तो सरकार की क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या इससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है क्या? क्या सरकार की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है क्या? नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीव्ड। तो रेवेन्यू रिसीव्ड क्या है? जहां पे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी किसके ऊपर है? हम लोगों के ऊपर। हमें क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। हमें क्या पे करना है? ड्यूटीज पे करनी है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आगे बात समझ में? नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है कि भैया अगर रोड पे गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस बनवा। अब बताओ, सरकार की कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है? सरकार की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है? नहीं। उल्टा सरकार को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है कि अगर आपको रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस बनाना होगा। आपको विदेश घूमने के लिए जाना है, इंडिया से बाहर, पासपोर्ट बनवाओ। प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री कराओ, ड्यूटी पे करो, टैक्स पे करो, उसका भी स्टैंप ड्यूटी आती है, स्टैंप पेपर देखा होगा। फिर रजिस्ट्री भी होती है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। जैसे अभी कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं हम लोग, तो इसकी रजिस्ट्री खुल गई, तो कई जगह क्या है? रजिस्ट्री हो रही है, लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं, भाई साहब पक्की हो गई प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में? तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। लिखो टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है। सर ये तो आपने लिखा है, सर ये भी लिखना है। क्या नहीं लिखवाया? जैसे ये छोटे छोटे हाँ वो सब छोड़ दो, वो सब कुछ नहीं लिखना, जितना मैंने लिखवा दिया बस उतना ही लिखना है। ठीक है, बस ये क्या करना, टैक्स रेवेन्यू ये तो मैं लिखवा ही रहा हूँ। हाँ जितना मैंने लिखवा दिया इतना ही लिखना है। वेरी गुड, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहा करो। टैक्स रेवेन्यू क्या है? वेरी गुड, अभी ऐसे पूछ लिया करो बेटा। अभी तक तो जितना मैंने लिखवाया बस इतना ही लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, रेवेन्यू रिसीव्ड के एग्जाम्पल लिख के आ जाना। यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दिए ना, एग्जाम्पल भर दो, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स रेवेन्यू क्या है? लिखो टैक्स रेवेन्यू refers to some total of receipt from taxes and other duties imposed by the government, imposed by the government। टैक्स रेवेन्यू क्या है भाई? टैक्स रेवेन्यू क्या है? सम है। सम है मतलब टोटल है। किस चीज का टोटल है? कि सरकार के पास टैक्स से और अदर ड्यूटीज को इम्पोज करने से कितना पैसा आ रहा है। सरकार ने जो टैक्स लगा रखा है, अभी बताऊंगा कौन कौन सा टैक्स सरकार ने लगा रखा है और कौन कौन सी ड्यूटी सरकार ने इम्पोज कर रखी है। उनसे जो सरकार के पास टोटल क्या है? रिसीप्ट आ रही है ना भाई। उनसे सरकार के पास जो टोटल क्या आ रही है? रिसीप्ट आ रही है। तो देखो क्या कहता है, एक तरफ टैक्स है, एक तरफ यहाँ पे क्या वर्ड है? टैक्स। दूसरी तरफ क्या वर्ड है? ड्यूटीज। तो लिखो भाई टैक्स क्या है? टैक्स लिखो, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट।
टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है। Tax is a compulsory payment made by people and companies to the government without reference to any direct benefit in return। तो क्या बोला इसने? टैक्स जो है एक कंपल्सरी पेमेंट है कि जितने भी लोग हैं और जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं ज्योति, और जितनी भी क्या है बेटा, कंपनियां, जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको क्या करना है? सरकार को। किसको? सरकार को क्या करना है? टैक्स देना है। कंपल्सरी है ना, टैक्स देना क्या है भाई? कंपल्सरी है। ये टैक्स देना क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स देना क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है कि जितने भी लोग हैं और जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें क्या करना है? सरकार को कंपल्सरी है, टैक्स देना ही देना है। विदाउट रेफरेंस, उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा इन रिटर्न। डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलता है। डायरेक्टली कोई बेनिफिट थोड़ी ना देती है इससे। तुमने टैक्स दिया, सरकार ने कहा ले भाई मैं खुश हो गई, ले एक बेलेनो गिफ्ट, एक ऑडी गिफ्ट, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। सरकार उसके बदले क्या है? रोड बनवा रही है। अब उसमें तुम्हारा अकेले का बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है। अगर मान लो रोड बनी हुई है तो कभी कई बार कोई लोग नहीं कहते तेरे बाप की रोड है। आ रही बात समझ में? तो भाई किसी के बाप की रोड नहीं है, मोदी की भी नहीं है, ये तो पूरे पब्लिक की रोड है। इतने सारे बाप नहीं होते किसी के। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ। तो कहानी समझ में आई या नहीं आई? सर डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा टैक्स के बदले में, और ये कंपल्सरी पेमेंट है, देना ही देना है। दूसरा क्या बोला है? देखो दूसरा लिखो, टैक्स रिसीप्ट। टैक्स क्या है? रिसीप्ट है। टैक्स रिसीप्ट्स आर स्पेंड, टैक्स रिसीप्ट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। बाहर हो क्या? बाहर है क्या? फोन उठ भी नहीं रहा। अरे भाई, हाँ बेटा क्लास चल रही, कहाँ हो तुम? निश्चय कहाँ पे हो बेटा? अरे आवाज नहीं आ रही, कहाँ? बाहर हो क्या? हेलो, कहाँ पे हो? आवाज ही नहीं आ रही है। रुक जाओ जरा, एक बच्चे से बात कर लूं, बेचारा दुखी हो रहा होगा। पूछ लें जरा कहाँ पे है लड़का हमारा। हाँ बेटा कहाँ हो? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। ये एसी का बटन बंद कर दो। बोलो निश्चय, बोलो बेटा, क्या हो गया? हैं? हाँ जी बोलो, आवाज तो आ रही है भाई, बोलो ना। उसको आपकी नहीं आ रही होती है, आ रही है। क्लास ही लीव हो जाती है।
होल्ड पे लीव भी रहती है यार रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताओ। सर मैं रजिस्टर लेने जा रहा था, रास्ते में स्कूटी में स्लिप हो गया तो आज नहीं आ पाऊंगा। ओहो भाई, आराम से जाना, लगी तो नहीं? थोड़ी थोड़ी बहुत लगी है सर। अच्छा चलो ठीक है, करो मैनेज। आज इको का ही चैप्टर करवा रहा था मैं आपका। कोई नहीं, अगर आना हो तो बाद में ना पेन ड्राइव में लेके चले जाना, ठीक है? ठीक है सर। या मैं आपको मेल कर दूंगा, मेरे को अपनी मेल आईडी वो कर देना। अच्छा हाँ हाँ, व्हाट्सएप। ठीक है, ओके ओके ओके। बड़ा खतरनाक काम हो जाता है बेटे, ऐसे स्कूटी ना स्लिप कर जाती है। कल मैं जा रहा था रोड के बाहर, एकदम से गाड़ी सामने आ गई। हाँ तो डिस्क ब्रेक से एकदम से लग गए हाँ और स्टेडी हो गई स्कूटी, वैसे तो बच गया। हाँ, तो थोड़ा 5 की स्पीड में चलाया। चलने हो गया जीरो पे खड़ी चला रहा हूँ। हाँ, ये जीरो पे, ये इसको आती नहीं है चलानी। हाँ, कहानी है ना, जीरो पे इसलिए बोल रहा है, इसको आती नहीं है कहानी, तो ये एक बार चला के अच्छी हिट हो गई। सामने ताऊ रहते तुम्हारे, उनको ठोक हैं? अच्छा जाट था वो, तुम क्या हो? अवस्थी। अवस्थी तो सरनेम है वैसे, क्या मतलब पंडित। अच्छा, तो जाट और पंडित भिड़ गए। अच्छा, तुम पिटे उससे, उसने पीटा तुम्हारे? कितना बड़ा था? उल्टा करके। कितना बड़ा था? कितना बड़ा? मुड़े पर कितना होता है? उल्टा था। ओके मैं गाता है 3-4 कुर्सी पर 3-4 थे। अच्छा, 3-4 ने लपेट दिया तेरे को। तू गली नंबर 1 में तो नहीं गया था? नहीं, गली नंबर 2 पे तो तू रहता है, गली नंबर 1 में तो नहीं गया? सामने तो रहते हैं। अच्छा, उन्हीं 3-4 ने लपेट दिया था। से नहीं किया। आज देखो और एक व्यक्ति पकड़ हुआ है, फिर एक जवान थे, बाकी सारे उल्टे। तो बात क्या ना, तुमने भी तो रिस्पेक्ट की ना, है ना? तूने नहीं मारा रे। बोल रहा है मेरे को दादा बेटा इसलिए मतलब इसलिए मारा। तो लग नहीं पाया। ये चला दे यार, फैन चला दे। चलना दीपांशु तू चला। तो भाई ये टैक्स रेवेन्यू समझ में आ गया। टैक्स रेवेन्यू क्या है? कितने पर स्टार्ट? आज 4 पे कर दे भाई। ना 4 पे। 5 तो लगा दे। तो वो एमसी गिरा दे। दोनों हाँ, दोनों ही गिरेगी एक साथ। कलर अलग है ना, तो कई बार वो मतलब भी होता है इन कलर से। हाँ, गुड, जादू है। एक गिरा के चलो जी, तो यहाँ पे क्या बात है भाई, टैक्स रेवेन्यू की कहानी समझ में आ गई। और आगे क्या बोल रहा है? टैक्स रिसीव्ड आर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर, आगे लिखो, फॉर कॉमन बेनिफिट। गवर्नमेंट के बाद Tax received are spent by government for common benefit of people. पता नहीं इसने क्या कमेंट मारा, इन द कंट्री, इन द कंट्री। हाँ, तुम्हारे ऊपर ही मारेगा। आगे देखो क्या कहता है। हैं? हाँ, a tax हाँ, ये नेक्स्ट लाइन में लिखो, a taxpayer cannot accept that the tax, क्या हो रहा है? मैं यही हूँ, amount
बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, मैं उसको बोलूंगा दोनों के मार। विल बी हॉकी है बेटा यहाँ पे, क्यों दीपांशु? हथियार के आगे सब फेल बेटा। जब हथियार आदमी निकाल लेता है ना, will be used for his direct benefit। देखो बुक में लिखी है लाइन, वहीं से लिख लो। अभ्या, खुशी, अभिजीत, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो भाई कुछ लिखता ही नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? शरीफ बच्चा है, बच्चे बोल रहे हैं ऐसा, मैं नहीं बोल रहा। यस सर बेटे, हाईएस्ट आए, चॉकलेट मिलेगी इसको, इसलिए आ ही नहीं रहा है। चॉकलेट मिलनी है इसको। आज क्यों नहीं आया प्रत्यक्ष, कहाँ चला गया भाई? तो ये क्या है भाई? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो लोगों को देनी है, कंपनियों को देनी है। किसको देनी है? सरकार को दोगे। इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला। टैक्स रिसीव का जो भी पैसा आएगा सरकार के पास, सरकार उसको क्या करेगी? कॉमन बेनिफिट के लिए, सबके बेनिफिट के लिए क्या करेगी? खर्च करेगी। ठीक है, सभी के बेनिफिट के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। टैक्स पेयर कैन नॉट, टैक्स जितने भी लोग टैक्स पेयर हैं, जो लोग भी टैक्स दे रहे हैं, वो ये एक्सपेक्टेड ना करें कि ये जो टैक्स का पैसा दिया जा रहा है इससे कोई उनको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला, ऐसा उनको कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आगे लिखो। टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। टैक्स रेवेन्यू असली में पिटेगा भाई, यहाँ भी पिट के जाएगा, अगली क्लास में नहीं आएगा फिर। देगा कितनी जल्दी कर हैं? मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं? वही जहाँ कोई कहाँ जा रहे हैं बेटा? टैक्स रेवेन्यू यमुना विहार, वो कहाँ है? यमुना बैंक सुनना भी यार, बिहार जा रहा है। अच्छा, वहाँ क्यों? मौसी का घर है? मम्मी अपनी बहन को मिलने जा रही हैं। बहन बड़ी है छोटी है? बड़ी। कितनी सिस्टर है मम्मी की? मतलब टोटल 3 है ये? क्या? अच्छा, तो एक बड़ी मम्मी, एक छोटी मम्मी। टैक्स रेवेन्यू, इससे बात करने में मजा आता है। टैक्स रेवेन्यू, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी नहीं बोलते तुम्हारे उसमें, है ना? तो मम्मी भाई, मम्मी की बड़ी बहन बड़ी मम्मी हुई और क्या हुई? ऐसे क्या नहीं, बात करनी पड़ेगी उनसे। तुम इसके हो कौन? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तेरे को अच्छी तरीके से बताएंगे क्या कहलाता है। टैक्स रेवेन्यू कैन बी क्लासिफाइड, टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर classified into 2 parts। क्या कह रहा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, 2 पार्ट कौन से हैं? लिख ले लल्लू, लिख। डायरेक्ट टैक्स, ओ लिख ले, ये लिख चुका है डायरेक्ट टैक्स। आपने क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्स ये कब लिखवाया मैंने? अभी आप जब बात कर। अच्छा, तो भैया टैक्स रेवेन्यू के 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है और क्या है भाई? बोलो। इनडायरेक्ट टैक्स है। एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अरे चुप हो जाओ, आज दुनिया हिल रही है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
लिखो जी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस आर those taxes which are imposed on property, and income, of individual and companies, and burden of such tax cannot be shifted to another person oblique entity. इसमें थर्ड सेक्टर में थोड़ा बहुत पड़ा हाँ। तो भाई क्या कहानी है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है, जो लगाया जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर और इनकम के ऊपर। तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर। किसकी प्रॉपर्टी, किसकी इनकम? इंडिविजुअल और कंपनीज। पहली बात समझ में आ गई? ये पहली बात होगी कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर। दूसरी बात क्या है कि जो टैक्स का बर्डन होगा, इस टैक्स का जो बर्डन होगा वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी पर्सन के ऊपर, ना ही किसी एंटिटी के ऊपर, मतलब कि किसी कंपनी के ऊपर। तो जिस टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। अब भैया मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को अपनी इनकम के ऊपर क्या पे करना है? इनकम टैक्स। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कौन पे करेगा? मुकेश अंबानी पे करेगा ना भाई। अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कौन पे करेगा? मुकेश अंबानी। कैपिटल गेन टैक्स, ये क्या होता है? मुकेश अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची तो उसका टैक्स कौन देगा? मुकेश अंबानी देगा। कल दीपांशु अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसका टैक्स कौन देगा? दीपांशु देगा ना, और कोई देगा क्या? नहीं। तो भैया डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? जिस टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शिफ्टेड। इस टैक्स का बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। वेल्थ टैक्स, बात समझ में आ रही है? पर आपको पता होगा कि अब वेल्थ टैक्स जो है वो एबॉलिश हो गया, मतलब खत्म हो चुका है। अब वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जाता। अब वेल्थ टैक्स किसके अंदर कवर कर लिया है? इनकम टैक्स के अंदर कवर कर दिया। तो आज की डेट में वेल्थ टैक्स नाम की कोई चीज नहीं है, बट आप एग्जांपल के लिए लिख के आ सकते हो। पता है ना वेल्थ टैक्स क्या होता है? आपने से मैंने बोला फिर मैंने काटा पूरा देख तू तो वो है ठीक है, आगे बात समझ में तो वेल्थ टैक्स होता क्या है ये तो पता लग गया ना। तुम्हारे पास क्या है? वेल्थ है, गाड़ियां हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, होटल हैं, तुम्हारे किले हैं भाई, प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी। तो आज की डेट में वेल्थ टैक्स को कहाँ कवर कर दिया है? इनकम टैक्स में। ये पता होना चाहिए तुम्हें। पर एग्जाम्पल के लिए वेल्थ टैक्स लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी बुक से लिख लेना। बाकी ETC चैनल है, जिंदाबाद है। बात समझ में आ रही है या नहीं? लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इनडायरेक्ट टैक्स। और नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफरेंस बिटवीन कराऊंगा डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो अभी लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सर ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। कुछ नहीं लिखना, जितना मैंने लिखवा दिया उतना ही लिखना है। बाकी ये बॉक्स में लिखा है कि जो, चल छोड़ यार, तू बस इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखवा। लिखो जी, इनडायरेक्ट टैक्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस हाँ जी, which can be shifted to
अनदर पर्सन। तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये भी एक टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस विच कैन बी आएगा ये, विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और एडेंटिटी। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें हम टैक्स का बर्डन क्या कर सकते हैं? बोलो, शिफ्ट कर सकते हैं। जिसमें हम टैक्स का बर्डन क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैकडी में जाके बर्गर आपने खाया, तो भाई बर्गर के पैसे तो दिए ही दिए, उसके ऊपर जो टैक्स बना उसके पैसे भी ले लिए तुमसे। बर्गर के पैसे तो लिए ही लिए, साथ में उसके ऊपर जो टैक्स बना उसके पैसे भी तुमसे ले लिए। बात समझ में आ रही है? तो आपको नहीं लग रहा कि इसमें जो टैक्स का बर्डन था वो मैकडी वाले के ऊपर है? मैकडी को क्या करना है? टैक्स पे करना है, पर वो अपने टैक्स का बर्डन क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है, कंज्यूमर से ले रहा है वो टैक्स। आगे लिख लो, देयर मॉनेटरी बर्डन इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल यूजर। देयर मॉनेटरी मतलब समझ गए ना, मनी। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मनी। मॉनेटरी बर्डन is ultimately हाँ जी, is ultimately borne by the final users of goods and services, rather than the person on whom tax is levied। टैक्स इज लेविड का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है उसको छोड़ दो, उसको क्या कर दो? छोड़ दो। आगे लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईडीटी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर इम्पोज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और दूसरा लिख लो, द लायबिलिटी टू पे टैक्स, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स। और टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर होती है पे करने की? द लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स। एंड क्या बोला बेटा? एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स, एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स lies on different person, lies on different person। that is burden can be shifted to other person, that is tax burden, that is tax burden can be shifted to another person। तो क्या टैक्स का बर्डन अनदर पर्सन को शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? और इसके एग्जाम्पल लिख लो, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जीएसटी है भाई, कस्टम ड्यूटी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है, एक्साइज ड्यूटी है जो अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टोल टैक्स भी लिखा हुआ कहीं अगर लिखा हो तो, ठीक है, लास्ट लिखा हुआ है। तो टोल टैक्स भी है भाई, और स्टैम्प ड्यूटी भी है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे गलत लिखा है यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी गलत लिखा है, स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है, पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे। स्टैम्प ड्यूटी तो क्या है भाई साहब, जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसी को पे करना होता है, गलत लिखा हुआ है बुक में। स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है। हाँ, टोल टैक्स तो टोल पे तेरा कभी टैक्स नहीं लिया कोई, तो देना चाहिए। तो जो टोल की एजेंसी है, जो कंपनी है, उसको देना चाहिए ना, वो तुमसे ले रही है।
क्या हुआ? टोल टैक्स क्यों? अरे भाई इसको पता ही नहीं है, वो तो तेरी पर्सनल गाड़ी है, ठीक है, तो तू नहीं दे रहा। जो प्राइवेट जो कॉमर्शियल वाली है जिनकी येलो प्लेट लगी होती है, देखना तू रोकते हैं उनको। और सुन, प्राइवेट में भी देना होता है, यहाँ से आगरा चला जा। हाँ रोज जाता है ना। इसका ना ना ना, तेरा काम है, तेरा काम है जाना। हाँ डायलॉग ऐसे कानपुर जाता रोज, ठीक है। अभिजीत, ये पार्थ तुमसे मिलना चाहता है, कानपुर जाता है ये। तो भैया इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बने रहे, 5 मिनट का ब्रेक है, पानी उनी पी लो, अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार जल्दी से बता दो, इजी लगा या नहीं लगा? चैट बॉक्स में बता दो, इजी लगा या नहीं लगा भाई, जल्दी बता दो। जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? फिर आना। हाँ प्रत्यक्ष कह रहा है इजी था, खुशी कह रही है इजी था। सर वो ऑफलाइन लेंगे, मेरे को तो ऑफलाइन। हाँ हाँ वो आप उसकी कहते हैं ना, वो दूसरे बच्चे आएंगे, वो मैं बता दूंगा, अभी कोई नहीं आया। अभी जी बता। नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड करा आइए आज अच्छा बंद मैं भी आता हूँ। जो तुमने नोटबुक में करे वो फिर में कॉपी करना असाइनमेंट ले लेते हैं वो फिर इतना इसमें टाइम भी लगता है 10 मिनट 10 तो हर सब्जेक्ट इंग्लिश दुकान से क्लास को मीटिंग टेस्ट हुआ था जिस दिन उससे पहले उससे पहले नहीं गया मेरे भाई भी घर में से बना मैं सिम नहीं करता तो मेरा भाई भी तो सब करता वो जो चैनल लागू तेरा ही है मेरा अलग है वाह तुम दोनों का अलग अलग चैनल है मैं कुछ नहीं करता वो कब से वो सिर्फ अभी अन्य कंपनी लगा रहा माना करना तो वो ट्विटर करता कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता मैं इंडिया का आ गया मेरे पास हर दिन की 15 से 20 अरे तो अमाउंट कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें लिख सकते हैं, पहले सिर्फ हम क्लिक कर सकते हैं ना, पहले अभी लिख नहीं पाते थे ना, वो चूज करना पड़ता था, फोन में खेलता हुआ तो उसमें लिख नहीं पाते थे, जब वो बॉडी वाली भी होती डिस्कस करने को आता तो हम अभी लिख नहीं पाते थे, अब उसमें तो अलग अलग कॉलेज में हेलो आवाज जा रही है
ऑफ करके हो रहा है ऑफ है ऑफिस में ना चलो 10 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर कुछ ये हो रहा है अरे वो कौन सी लेना मुझे नहीं करनी है वो जो इतनी बड़ी बड़ी मतलब उसके अगल बगल दोनों प्लॉट हैं कौन सी ये और ये क्या मतलब तुम्हारा एक ही बना है अभी ये खुलता है इनको यहाँ सेकंड के पहले देख लिया कर सकते हैं अभी जी इतने तो बेचारे ने देखा है इधर जा रहा है अच्छा यहाँ से क्या कर रहा है भाई चुई चुई तो इससे आएगी बंद कर इसको ड्रामे नहीं चलेंगे यहाँ पे हमें पता ही नहीं है पागले हम या साइको किलर है हैं? हम तो फिर साइको ही मानेंगे भाई मजा मेरे को मूवी देखने में ना ऐसी मूवी देखने में मजा आता है क्राइम सीन वाली मूवी हो या तो बिल्कुल ही हॉरर हो बिल्कुल ही भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएं ठीक है ना हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड में मजा आता बॉलीवुड में वो डरावना ज्यादा कॉमेडी ज्यादा ये कहानी है भाई
कौन है? चलो जी तैयार हो, एक बार बता दो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे। अब ये ड्रामे बंद कर दे, पिटेगा वरना यही आज से। कितने लोग हैं हम? 1 2 3 और चौथा भी है जिससे तू मिला था। हाँ, कह रहा वो अभी तेरे को पता नहीं है बेटे। हाँ, अभी तो शकल ही देखी थी, बॉक्सिंग चैंपियन है बेटा, अपने टाइम का वो बॉक्सिंग चैंपियन रहा है। ज्यादा तो नहीं है, 500 का तो होगा। अब तू लगा ले हिसाब, तो कितना छोटा है। कल तक आ जाएगा तेरा हिसाब। ठीक है चलो जी करें स्टार्ट। एक बार अपनी जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दो। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने बंद की थी। कीड़े मकोड़े आ गए, पागल ही है भाई पूरा। ये स्कूल के सर थोड़ी ना है। अटेंडेंस मार्क करो बेटा एक बार सारे बच्चे। कहाँ है हम? रिकॉर्डिंग चेक करनी थी ना, बंद नहीं की थी मैंने।